तो इसमें हम सीखेंगे बायनोमियल। बायनोमियल की पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है। कौन सी है? डिस्क्रीट का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो होल नंबर होगी, इंटीजर होगी। पॉइंट में हमने शुरू में पढ़ लिया था डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, कंटीन्यूअस क्या होता है। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो आप ये याद रखिएगा, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? डिस्क्रीट। नाम क्या है इसका? बायनोमियल। ठीक है। बाय का मतलब ही होता है दो। बाय का मतलब क्या है? दो। इसका मतलब है हम बायनोमियल तब यूज करेंगे जिसमें आउटकम कितने होंगे? दो। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? कॉइन। हेड आएगा, टेल आएगा। अच्छा, इसमें लोगों को कंफ्यूजन भी है। लोग समझते हैं जहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन आएंगे वहां पे बायनोमियल लगेगा, जहाँ पे दो से ज्यादा ऑप्शन है वहां पे बायनोमियल नहीं लगेगा। हम किसी भी चीज को दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया था। जैसे डाइस है, डाइस में कितने ऑप्शन है? छह ऑप्शन है। तो मैं कह सकता हूँ थ्री आएगा, थ्री नहीं आएगा, थ्री से कम आएगा, थ्री से कम नहीं आएगा। अच्छा, जब मैंने बोल दिया थ्री से कम आएगा तो ये वन टू थ्री सब शामिल हो गया ना। तो टेक्निकली एक को हम सक्सेस बोल देंगे, दूसरे को हम फेलियर कह देंगे। जो हमारी शुरू की वीडियो थी प्रोबेबिलिटीज की, उसमें हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि सक्सेस को हम लोग पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी। और फेलियर को क्या कहेंगे? क्यू। यहाँ पे लिख देता हूँ, पी और क्यू। पी हमारा क्या है? सक्सेस। और क्यू क्या है हमारा? फेलियर। अच्छा, शुरू की वीडियो में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि पी प्लस क्यू इक्वल टू वन होता है। अब वो सारे टॉपिक में से रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि रिपीटिशन हो जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम शुरू की तमाम वीडियोस देखते हुए आएंगे, पुराना प्री रैक क्लियर होगा तो फिर हमें ये बातें समझ में आएगी। तो इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे। इसके अंदर पी प्लस क्यू वाला कंसेप्ट भी यूज होगा। इसके अंदर इंडिपेंडेंट इवेंट वाला भी कंसेप्ट यूज होगा। एन की पावर आर वाला भी कंसेप्ट यूज होगा। कॉम्बिनेशन वाला भी कंसेप्ट यूज होगा। तो प्रीवियस हमने जितना कुछ पढ़ा है ना, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज। अब उन कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जिसको पुराने कंसेप्ट नहीं आते तो पहले पुरानी वीडियो देख के सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा, उसके बाद इस वीडियो पे आएगा। क्लियर हो गया? तो एक चीज को मैं सक्सेस कह रहा हूँ, दूसरे को मैं फेलियर कह रहा हूँ। हमें ये भी पता है प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? वन। स्टार्ट करते हैं। अब माने कि मेरे पास है क्वाइन। ठीक है, क्वाइन में कितने ऑप्शन है? दो। हेड और टेल। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ हेड में, तो हेड के टोटल ऑप्शन कितने हैं? वन। और कॉइन में टोटल ऑप्शन कितने होते हैं? टू। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकली? वन अपॉन टू। तो हेड की प्रोबेबिलिटी है 0.5। और हमें पता है जब हम वन माइनस पी करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? टेल की। हमने पढ़ लिया था हेड ना आने की। ये दोनों बातें हम कर सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी टेल की भी है और ये प्रोबेबिलिटी हेड ना आने की भी है। अब एक काम करते हैं, डाइस को ले लेते हैं। डाइस में कितने ऑप्शन है? सिक्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब आप इंटरेस्टेड किस में है? आपने कहा मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे पास फोर आ जाए। मेरे पास क्या आ जाए? फोर। तो मेरा जो पी है, मेरा जो सक्सेस है, वो किसके आने में है? फोर। तो फोर की प्रोबेबिलिटी क्या है? वन अपॉन सिक्स। क्योंकि फोर का तो एक ही ऑप्शन है ना, और टोटल ऑप्शन कितने हैं? सिक्स। हमने फॉर्मूला पढ़ा था एम डिवाइड बाय एन। एम में वो चीज आती है जिसमें आप इंटरेस्टेड है, और एन में वो चीज आती है जो कि ग्रैंड टोटल है। डन। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं लेस देन फोर में, किसमें इंटरेस्टेड होते हैं? अब लेस देन फोर में कितने ऑप्शन है? वन टू थ्री। तो मैं 3.6 कर देता। ये बात समझ रहे हैं? तो पहले तो हमने ये देखना है हम किस चीज में इंटरेस्टेड है। क्लियर हो गया? वो हमारा सक्सेस बन जाएगा, और दूसरा पार्ट हमारा क्या बन जाएगा? फेलियर। हम किसी भी चीज को दो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, कार्ड में एन कितना है? 52 है, ये तो मुझे कंफर्म है। एन कितना है? 52 है। अब सवाल ये उठता है, मैं पी कैसे निकालूं? पी होता है प्रोबेबिलिटी उस चीज की जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ किंग में, तो किंग होते हैं फोर। तो 4/52 करूंगा तो मेरा पी आ जाएगा, और वन माइनस पी करूंगा तो क्या आ जाएगा? क्यू। किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी।
अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ रेड कार्ड में, तो रेड कार्ड कितने हैं 26, 26 डिवाइड बाई 52 कर दूंगा तो मेरा पी आ जाएगा। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ रेड कार्ड के किंग में, तो रेड कार्ड के किंग कितने हैं 2, 2 डिवाइड बाई 52 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको पी और क्यू अक्सर निकालना पड़ जाता है। 99% क्वेश्चन में दिया होगा, 99% क्वेश्चन में पी दिया होता है, तो हम 1 - p करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू। अब ये हम इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हमने रियल लाइफ में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रियल लाइफ में पी नहीं दिया होता, हमें पी खुद भी निकालना पड़ता है। लेकिन जब हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें मेजोरिटी सवालों में पी दिया होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में पी निकल कैसे रहा है। पी निकल रहा है m डिवाइड बाय n करके। अभी तक हमने एक रूल पढ़ा, रूल ये पढ़ा कि इसके अंदर टोटल ऑप्शन कितने होंगे 2, एक को हम सक्सेस बोल देंगे, एक को हम फेलियर कह देंगे। अब माने आपके 5 ग्रेड है A B C D F, मैंने कहा मेरी सक्सेस तब होगी जब मेरा ए ग्रेड आएगा, तो बाकी B C D E क्या बन गए फेलियर हो गया। क्लियर हो गया। तो कोई भी चीज होगी सबसे पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे सक्सेस में, 2 के अंदर। ये लॉजिक क्लियर हो गई बोले। तो एक हो गया पी, एक हो गया क्यू। अब इस वीडियो में हमने 2 बातें डिस्कस करनी है, एक तो ये बायनोमियल का फॉर्मूला क्या है, बायनोमियल का प्रोसेस क्या है, दूसरी बात है हमें ये सीखने की जरूरत क्यों है। जब हमें बेसिक प्रोबेबिलिटी आती है तो हम इतनी लंबी मेहनत क्यों करें, हम बायनोमियल का थ्योरम क्यों पढ़ें, क्यों सीखें, ये दोनों हिकमतें हम समझेंगे। ठीक है, वापस आते हैं स्लाइड के ऊपर। तो बायनोमियल की बाय की लॉजिक समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं, इससे बाद में डिस्कस करते हैं। ये तो है बायनोमियल सीखने की नीड क्या है। फिलहाल ये स्लाइड देख लेते हैं। अब देखें, इसने यही मेंशन किया हुआ है कि 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, एक को सक्सेस बोलेंगे, दूसरे को फेलियर बोलेंगे। अच्छा, ये पहली लाइन क्या लिखी हुई है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें रिपीटेड ट्रायल्स हो। ठीक है, यहाँ पे भी एक वर्ड लिखा हुआ है कि बर्नौली प्रोसेस, ईच ट्रायल इज अ बर्नौली ट्रायल। इसका मतलब ये हुआ एक प्रोसेस फॉलो करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके अंदर मल्टीपल ट्रायल्स होंगे। हर ट्रायल क्या होना चाहिए बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल से मतलब क्या हुआ, इसमें 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शुरू से स्टार्ट करते हैं। माने मैंने आपसे कहा बायनोमियल यूज करना है और मैं 6 दफा पॉइंट टॉस करूंगा। तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कितनी दफा पॉइंट टॉस कर रहा हूँ 6 दफा। ठीक है, अब इसको बर्नौली प्रोसेस कहेंगे नहीं कहेंगे ये डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। हर ट्राई कौन सी ट्राई है बर्नौली ट्रायल। अब किन बेसिस पे हम इसको बर्नौली प्रोसेस कह सकते हैं, किन बेसिस पे, उसकी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त, आउटकम 2 होने चाहिए। आउटकम कितने होने चाहिए, क्या कॉइन के अंदर कितने आउटकम है 2। हेड आएगा, ठीक है। अब मैं 6 दफा डाइस फेंक रहा हूँ, इसको 2 में कन्वर्ट करूँ 3 आएगा 3। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई, आउटकम कितने हैं 2। दूसरी शर्त, एक्सपेरिमेंट से पहले ही एंड डिसाइड करें कितने ट्रायल होंगे। मैंने अभी आपसे कहा मैं कॉइन कितनी दफा फेंकूंगा 6 दफा। अगर मैं ये ना बताता तो ये बायनोमियल ना रहता। क्यों ना रहता, क्योंकि आपने एम को फिक्स नहीं किया। ये बात समझ में आ गई। इसकी दूसरी शर्त है आपकी जो ट्रायल है वो पहले से फिक्स हो। अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं पहले से बोलूंगा 10 बॉल्स कराऊंगा, तो आपने पहले से ट्रायल को डिसाइड करना है। कितनी शर्तें हो गई 2 शर्तें। पहली शर्त ये आउटकम कितने हो 2। दूसरी शर्त क्या है इनफिक्स। तीसरा, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट हो। मतलब ये नेक्स्ट ट्रायल का रिजल्ट पुराने ट्रायल के रिजल्ट पे डिपेंड। अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है ये हम पहले से समझ चुके हैं। अगर मैं कॉइन की एग्जांपल पे वापस आऊं, तो जब मैं सेकंड टाइम कॉइन फेंकूंगा, थर्ड टाइम कॉइन फेंकूंगा, तो कोई फर्क पड़ रहा है कि पीछे क्या रिजल्ट था। इसका मतलब है हर ट्रायल क्या है। जब मैं डाइस फेंकता हूँ 10 दफा, तो क्या छठी दफा डाइस फेंकने पे कोई डिपेंड करता है कि पीछे क्या रिजल्ट आए थे। इसका मतलब है हर इवेंट इंडिपेंडेंट था। तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। ठीक है, अब ये देखें वही बात दी हुई है, 4 शर्तें दी हुई है। पहली शर्त क्या है,
फिक्स नंबर ऑफ एन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। दूसरा क्या है, टू आउटकम, ये शर्त भी हमने, तीसरी शर्त, हर इवेंट क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, ये शर्त भी हमने पढ़ ली। चौथी शर्त क्या दी हुई है, जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसको आप क्या बोलेंगे, सक्सेस, पी, और रिमेनिंग क्या बच जाएगा, क्यू। ये चारों शर्तें हमने डिस्कस कर ली। अगर ये चारों चीजें हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, बर्नौली प्रोसेस। और हर ट्रायल को क्या कहा जाएगा, बर्नौली ट्रायल। डन हो गया, शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैंने डाइस फेंका है 10 दफा, डन। क्या ये बाइनोमियल है, आपने कहा अभी तक नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ एक शर्त पूरी की है, एन को फिक्स किया है, डन। अब आगे सुनिएगा, मैंने आपसे कहा 3 आएगा तो मैं उसको सक्सेस बोलूंगा, 3 नहीं आएगा मैं उसको, तो आपने पी कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया, 1/6। तो आपने पी कैलकुलेट कर लिया 1/6, और 1 माइनस पी कर दिया तो क्यू आ गया 5/6। तो आपने पी और क्यू भी कैलकुलेट कर लिया। क्या मैंने इस रिजल्ट को दो आउटकम में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल कर दिया, कि एक 3 या 3 नहीं, सक्सेस तो फेलियर हो गया। चौथा, क्या हर इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो चारों शर्तें पूरी हो रही है, तो आपने कहा भाई ये बायनॉमियल हो गया, क्लियर हो गया। इसको मुश्किल करते हैं, क्रिकेट में आ जाते हैं। मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, बायनॉमियल अभी तक नहीं बना। आपने कहा भाई पहले आप डिसाइड करो कितनी बॉल्स कराओगे, मैंने कहा 6 बॉल्स कराऊंगा, क्या फिक्स हो गया है, ट्रायल, एन फिक्स हो गया है। आगे सुनेगा, आपने कहा सेकंड शर्त, मैंने कहा विकेट पे लगेगा, विकेट पे नहीं लगेगा, तो मैंने 2 में आउट पर कर दिया, तो ये डाइकोटमस हो गया। मसला बोलो क्या है, हर बॉल कराने के साथ मेरे चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मैं बॉलिंग करवाऊंगा मेरा हाथ एडजस्ट हो रहा है, मैं कंडीशन से यूज टू हो रहा हूँ। इसका मतलब है 5वीं बॉल में चांसेस ज्यादा होंगे चौथी बॉल के, छठी बॉल में चांसेस ज्यादा होंगे दूसरी बॉल से। इसका मतलब है इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। जब इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब है ये बाइनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट की अजम्पशन मैच नहीं कर रही। ये बात क्लियर हो गया, तो आपको पूरा बर्नौली प्रोसेस समझ में आ गया। वापस आते प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, प्रीवियस स्लाइड में क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि बर्नौली प्रोसेस और हर ट्रायल के को क्या कहा जाएगा, बर्नौली ट्रायल कहा जाएगा। ये सारी बात समझ में आ गई, ये 4 शब्द समझ में आ गई। फार्मूले में यही चीजें यूज होगी, एन यूज होगा, पी यूज होगा, एक्स यूज होगा। अब पॉइंट ये है, हम बाइनोमियल पढ़े ही क्यों, बाइनोमियल पढ़ने का फायदा क्या है, फायदा समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिएगा, अब मैंने स्टार्ट किया, आसान से मुश्किल पे जाएंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ डाइस की। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास डाइस है जो कि मैं 3 दफा टॉस करूंगा। असलाम साहब, डाइस में टोटल ऑप्शन कितने हैं, 2 ऑप्शन है। कितनी दफा टॉस करूंगा, 3 दफा, इंडिपेंडेंट है। ये बात अभी अभी अपने परमुटेशन में पढ़ के आए थे। अगर विद रिपीटिशन है, विद रिपीटिशन है, ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, तो एन की पावर आर, तो 2 की पावर 3 कर दूंगा। बोले कितने ऑप्शन हैं, 8। ये सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिए। हो सकता है टी 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 आ जाए, हो सकता है टी एच टी आ जाए। ये 8 ऑप्शन आपको लिखने पड़ेंगे, लिख दिए। तो मेरा एन कितना हो गया, 8। अब मेरा सवाल सुने, आपने कहा आप इंटरेस्टेड किस में थे, मैंने कहा मैं हेड को सक्सेस बोलूंगा। किसे सक्सेस बोलूंगा, हेड को। तो हेड मेरा सक्सेस हो गया, तो पी की प्रोबेबिलिटी क्या आई, 0.5, पॉइंट, और क्यू की क्या हुई, 0.5। अब मेरा सवाल सुने, मैंने कहा कि अगर 3 दफा मैं कॉइन टॉस करूं, कितनी दफा, 3 दफा, एक दफा भी हेड नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सवाल रिपीट करें असलाम साहब, आप सवाल रिपीट करें, मैंने सवाल क्या रखा है, 3 दफा कॉइन टॉस करूं और एक दफा भी हेड, तो आप कहेंगे m डिवाइड बाय n, यही फॉर्मूला था ना। m क्या है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, और n है ग्रैंड टोटल। आपने मेहनत की, आपने ये 8 के 8 सेट बनाए। अब हम गिनते हैं कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें एक भी दफा हेड, अब ये देखें इसमें हेड आया है, बाकी सब में आ रहा है ना।
तो आपने कहा जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो है 1 और ग्रैंड टोटल क्या है 8। आपने इक्वल टू दबाया 1 डिवाइड बाय 8 किया, ये आपका आंसर आ गया 0 पॉइंट। तो आपने कहा कि एक भी दफा हेड नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा, इसमें मैंने x की वैल्यू रख दी 0। x की वैल्यू 0 का मतलब जानते क्या है कि जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो एक भी दफा नहीं आए। ये x 0 समझ में आ गया। अब आपने कहा मुझे x चाहिए 1, समझाइए क्या मतलब x 1 चाहिए। हाँ, आपने कहा कि मुझे ये मालूम करना है कि अगर मैं 3 दफा कॉइन टॉस करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक दफा हेड आए। तो आपको ये सारी मेहनत करनी पड़ी, दोबारा से ये 8 के 8 सेट बना दिए। अब गिनते हैं, इसमें हेड आया एक दफा, एक इसमें आया, एक, तीन। तीन ऐसे केसेस हैं जिसमें हेड एक दफा आया है। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 3 अपॉन कर देते हैं यहाँ पर इक्वल टू 3/8। ये देखिएगा क्या आगे 0.375। अब मेरा सवाल सुनिएगा, लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आंसर यहीं पे लिख देते हैं ताकि बाद में मैच करने में आसानी हो। अब मेरा सवाल सुने, मुझे 2 हेड चाहिए। कितने हेड चाहिए? तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2। वापस से गिनती करनी पड़ेगी। ये 2 हेड है, एक, ये कितने हैं 2, ये कितने हैं 3। तो वापस से आंसर आ गया 0.375। क्लियर आ गया क्यों 3/8 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए x3। कितने हेड चाहिए? 3 हेड चाहिए। कितने केसेस इसमें 3 हेड है? सिर्फ एक है, 1/8 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या है 0.125। इन सबको मिलाएंगे क्या बन जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। अब आपने कंक्लूजन ये निकाला कि जब तक ये टेबल नहीं बनेगा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि पहले टेबल बनेगा फिर हमें क्या करनी पड़ेगी काउंटिंग। अब ये देखें, ये सारा सवाल मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 गिनती करनी पड़ रही है। तो पहले तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा, फिर हमें सारे सेट बनाने पड़ेंगे, बाद में हमें क्या करना पड़ेगा काउंटिंग। सवाल को और मुश्किल करते हैं। अब मैंने कहा कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ 4 दफा, कितने ऑप्शन है 2 की पावर 4। कितने आंसर आ गए 16। तो कितने सेट बनाने पड़ेंगे? अब मुझे 2 हेड चाहिए। तो आप कहेंगे पहले तो मुझे 16 के सेट, फिर काउंटिंग करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। करते हैं हम लोग, ये देखें सामने देखें, ये मैंने 16 बना दिए। 2 की पावर 4 16 बन गया। हेड 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 टेल, फिर हेड, ये 16 ऑप्शन बन गए। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? पहले तो मैं कह रहा हूँ x0, क्या मतलब मुझे एक भी हेड। तो कितने ऑप्शन है टेल टेल टेल, एक ऑप्शन है। तो आंसर कैसे निकलेगा 1/16। आगे सुने, मुझे अब x चाहिए 1। इसे मैं कर देता हूँ साथ साथ 1/16, देखते हैं क्या आंसर आते हैं 0.0625। अब मुझे हेड कितने चाहिए गिने, इसमें तो 3 आ गए, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। 4/16 करूं, बोले इक्वल टू 4/16 आ गया। अब मुझे चाहिए 2 हेड, फिर से कितना पड़ेगा, लंबा काम है नहीं है। अगर मैं कॉइन 16 दफा टॉस कर दूं, कितनी बार टॉस कर दूं? अब देखें 2 की पावर 16, 6536, ये सारे सेट बनाने पड़ेंगे। और मैंने आपसे कहा मुझे 6 दफा क्या चाहिए हेड। ये एक साल में ये सब कुछ डायरेक्ट करने के लिए हमने बायनॉमिनल सीखा है। ये सब कुछ किए बिना हम डायरेक्ट आंसर बायनॉमिनल के फजाइल समझ में आए। ये सारे सेट बनाने की जरूरत नहीं है, काउंट करने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आएगा। लेवल चेक करें। अब हम बायनॉमिनल क्यों सीख रहे समझ में आ रहा है। अगर इसी तरह मैं आपको कार्ड दे देता 52 कार्ड और 4 कार्ड निकालने, तो 52 की पावर 4, 52 की पावर देखिएगा 52 की पावर
मैं लिख दूँ 52 की पावर 4। ये टोटल ऑप्शन आ गया 7 3 1 1 6 1 6। और मेरा आपसे सवाल क्या था, 4 कार्ड निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक किंग आए। तो ये सारे सेट बनाते फिर हम गिनते, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक भी किंग, तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 किंग आए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 किंग आए। अब हमें बायनॉमियल आता है ना, तो हम ये काम बड़ी आसानी से करेंगे। कैसे? बायनॉमियल में हमें 3 चीजें चाहिए। क्या? एन पी एक्स। क्या चाहिए? एन पी एक्स। फिर से एन पी एक्स। अब ये देखिएगा 52, मैंने कितने कार्ड निकाले थे? 4। तो मेरे ट्रायल कितनी है? 4 है। तो मैंने कहा 4, एन हो गया 4। ठीक है। पी क्या है? किंग चाहिए ना। किंग की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? 4 डिवाइड बाय पी आ गया। कितना है? 0.76। एक्स क्या है? कितने किंग चाहिए? 4 तो टोटल है ना। अब आपने कहा मुझे एक भी किंग नहीं चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा? 0। जब मुझे एक किंग चाहिए होगा तो 1। 2 किंग चाहिए होंगे 2। जितने किंग चाहिए वो क्या हो जाएगी? इन तीनों से मैं डायरेक्ट आंसर निकाल लूंगा बायनॉमियल के फार्मूले से। अब बायनॉमियल में फार्मूले में 4 चीजें चाहिए होती है। हमारे पास कितनी है? 3। वहां पे एन चाहिए, पी चाहिए, एक्स चाहिए, क्यू चाहिए। अब मुझे तो 3 पता है, तो मैं अब दूसरा कंसेप्ट यूज करूंगा, क्यू वाला। 1 माइनस। तो टेक्निकली हमें कितनी चाहिए? 3 ही चाहिए। फॉर्मूले में 4 होती है, लेकिन हमें कितने चाहिए? 3। क्योंकि क्यू हम खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? 1 - p करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यू। अब आ रहा है ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज ये है, ये आ गया मेरा बायनॉमियल, जो मेरे सारे मसले सॉल्व करने वाला है। ये फार्मूला है, देखिएगा। इस वाले को छोड़ दें, लेफ्ट वाला देखें, ये दोनों सेम फार्मूला है। एन सी एक्स। सी क्या होता है? कॉम्बिनेशन, याद आया? अब इस केस में मेरे ट्रायल कितने थे? 4। एन में मैं क्या रख दूंगा? 4। मुझे एक किंग चाहिए। कितने चाहिए? एक्स में क्या रख दूंगा? 1। तो 4 एनसीआर 1। पी क्या आया था? पी आया था 0 तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.076। इसकी पावर में क्या आएगा? 1। 1 क्यों आया? क्यू मेरा x1 है। फिर क्यू में क्या आएगा? 0.92। और इसकी पावर में क्या आएगा? 3। 3 क्यों आया? क्योंकि एन 4 था। एन माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया? तो टेक्निकली 3 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितनी वैल्यूज को? 3 को। पहली वैल्यू कैसे आएगी? एन सी आर एक्स। एन सी आर एक्स पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी? पी की पावर एक्स। और तीसरी कैसे आएगी? क्यू की पावर एन माइनस एक्स। इससे हमारे डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। करके देखते हैं। ये जो सब कुछ हमने किया है ना, इसको साबित करते हैं। अब ये देखिएगा, ये जो पीछे सारे आंसर थे ना, अब ये वही फॉर्मूला है। एन एक्स पी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। डन। स्टार्ट करते हैं। एक्स है मेरा 0, मतलब मुझे एक भी हेड नहीं चाहिए। आपने कितनी दफा ट्रायल किया था? 3 दफा किया था। 8 ऑप्शन थे ना, कितने बार ट्रायल किया था? तो देखिए एन की जगह मैंने क्या लिख दिया? 3। ठीक है। एक्स की जगह क्या लिख दिया? 0। ये देखें 3 0। फिर पी। पी की पावर क्या है? एक्स। और क्यू की पावर क्या है? एन माइनस एक्स। ये आगे पूरा सॉल्व किया हुआ है वैल्यूज के साथ। ठीक है। अब इसे मैनुअल सॉल्व करके देखें। स्टार्ट करते हैं। ये जो सारे सवाल हुए हुए ना यूं, इन तमाम सवालों को हम सॉल्व करते हैं किसके थ्रू? बायनॉमियल के थ्रू। किसके थ्रू? बायनॉमियल के थ्रू। एक, हमने मैनुअल कैसे किया था? हमने कहा था हेड एक भी ना है, हेड 0। तो आपको याद है हमारी प्रोबेबिलिटी थी 1/8। याद आया? सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें हेड एक भी दफा, लेकिन जब मैं इसको बायनॉमियल के फार्मूले के थ्रू करूंगा, तो पहली चीज क्या है? एन सी आर एक्स। एन क्या था? 3। और एक्स क्या है? 0। तो 3 0 हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी की पावर 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की पावर एक्स आएगी। और क्यू की पावर क्या है? एन माइनस एक्स। एन 3 है, एक्स 0 है।
जब हम इन तीनों चीजों को सॉल्व करेंगे तो आंसर वापस से 0.125 आ जाएगा। आगे सुने, अब मुझे x कितना चाहिए, 1। जब हमने मैनुअल सॉल्व किया था ये आंसर आया था, बोले। अब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम करेंगे 3 NCR 1, 3 NCR 1, फिर p की पावर 1, q की पावर 2। जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, ये वाला सवाल करके देखते हैं। यहाँ पे x क्या है, 2 है, करके देखते हैं। ठीक है, वापस से n कितना था, 3, p कितना है, 0.5। तो p 0.5 है तो q कितना हो गया, 0.5। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x। डन। फॉर्मूले में करते हैं। फॉर्मूला पहले क्या कह रहा है, n। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 2 ली है ना, 2 को ही पुट कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 को ही पुट कर दिया। तो सबसे पहले करना है हमने NCR, कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन n हो गया 3 और r क्या हो गया, x क्या हो गया 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3। डन। दूसरी चीज क्या है, p की पावर x, ये p है, इसकी पावर x, ये आंसर आ गया। फिर क्या है, q की पावर n माइनस एक्स, ये q आ गया, ये q आ गया, और इसकी पावर क्या देंगे, n माइनस एक्स, n है 3, इसकी पावर 2, तो 1 आ जाएगा। 0.5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0 पॉइंट, स्लाइड पे आके देखते हैं, देखें 0 पॉइंट। ना हमने सेट बनाए, ना हमने काउंटिंग की, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो हमारे पास डायरेक्ट आंसर। अब एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। माने कि मैंने 10 दफा कॉइन टॉस किया है, कितनी दफा, अब मैजिक देखिएगा। जब मैं 10 दफा कॉइन टॉस करूंगा तो 2 की पावर 10 कितने सेट बनाने पड़ेंगे, 1024 सेट बनाने पड़ेंगे। और मुझे ये देखना है कि 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहले सारे सेट बनाता, फिर मैं 2 को काउंट करता। अब देखिए मैंने क्या किया, पहला मैंने किया NCX, कितना आ गया, 45। अगला स्टेप क्या है, P की पावर X। देन अगला क्या है, Q की पावर। अब क्योंकि यहाँ 8 आ जाएगा, क्योंकि n 10 है ना, n कितना था, 10 था। तो अब ये क्या हो गया, 0.003। जब सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 0.04। अब सोचें, इसने डायरेक्ट आंसर दे दिया कि अगर आप 10 दफा कॉइन टॉस करेंगे, उसमें से 2 हेड चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.0439। ना हमने सेट बनाए, ना हमने काउंटिंग की। ये बात समझ में आ रही है, कितना लंबा चौड़ा काम था जिसने खुद ही डायरेक्ट कैलकुलेट। अच्छा, अब मजे की बात जानते क्या है, अगर मैंने 15 दफा कॉइन टॉस किया तो कितने आंसर्स आ जाएंगे, यहाँ पे 15 कर देते हैं। आपको 32,768 सेट बनाने पड़ते, और फिर हम काउंट करते कितनी दफा, 2 दफा हेड आया। यहाँ पे हमने बस क्या करना है, एन को, एन की जगह हम क्या डाल देंगे, अभी हमने एन कितना रखा है, 15, यहाँ पे एन 15 कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज करके इसको 13 कर देते हैं। देखें, इसने डायरेक्ट मुझे आंसर कैलकुलेट करके, तो बायनॉमियल के पदार्थ समझ में आ रहे हैं, तो डायरेक्ट कर देगा। चलो इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिएगा, जब हमने 4 दफा किया था तो हमारा N16 था, इसने वो सारे काम मुझे यहाँ पे डायरेक्ट करके दे दिए। ये दोनों आंसर आप मैच कर सकते हैं। क्लियर, इसको थोड़ा मुश्किल करें, हाँ, वापस से मुश्किल करते हैं। अब ये देखिएगा, अब पुरानी स्लाइड्स पे आ जाते हैं, 16 वाले पे। जी, इसमें मैंने कॉइन को कितनी दफा टॉस किया था, 4 दफा ना, 2 की पावर 4 था, 3 दफा था, 2 की पावर 3 था, 2 मल्टी, नहीं 4 दफा, 2 की पावर 4 करके 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 16, तो टोटल कितने ऑप्शन है, 16। मैंने आपसे कहा था कि मुझे x 0 चाहिए, इसका मतलब है मुझे एक भी हेड नहीं चाहिए।
फिर मैंने आपसे कहा मुझे x1 चाहिए, मतलब मुझे कितनी हेड चाहिए, एक। फिर मैंने आपसे कहा मुझे x2 चाहिए, कितनी हेड चाहिए, दो। अब मेरी लाइन सुनिए, मैंने आपसे कहा मुझे मैक्सिमम 2 हेड चाहिए, कितने चाहिए, इसका मतलब है इसमें जीरो भी शामिल है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, और तो उन सबको प्लस करेंगे। अब ये देखें, जीरो वाले कितने हैं, एक, वन वाले कितने, फोर, टू वाले कितने, सिक्स, सब सम होके कितने हो गए, 11, कितने हो गए, तो 11 डिवाइड बाई 60 होगा ना। ये मेरी वर्डिंग क्या थी, मैक्सिमम 2, तो मतलब कम भी हो सकते हैं। इसका टेक्निकल वर्ड है एटमोस्ट 2। टेक्निकल वर्ड क्या है, एटमोस्ट 2 का मतलब है कि जीरो भी चलेगा, वन भी चलेगा, और अब बायनॉमियल में ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, बायनॉमियल के फॉर्मूले में पहले हम x में जीरो डालेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, वन डालेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर टू डालेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर सबको सम कर देंगे। तो 3 दफा बायनॉमियल में सॉल्व होगा, फिर तीनों को सम कर दिया जाएगा। इसका टेक्निकल टर्म क्या है, एटमोस्ट। टेक्निकल क्या है, एटमोस्ट। और एक मिनिमम वाला भी। अब इसमें आते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे एटलीस्ट 6x चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 6, और माने मेरा टोटल n है 12 तक, तो आपने 6 निकाला, फिर कम से कम 6 एटलीस्ट है ना, फिर 7 निकालेंगे, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर सबको सम कर देंगे। क्लियर हो गया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन सेंस यूज करेगा। मेरा n है 20, मेरा n है, और मैंने आपको x की वैल्यू दी 4, तो फॉर्मूले में x की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 4। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन। अब मेरा सवाल सुने, एटमोस्ट 4 कैसे करेंगे, गलत, पहले जीरो डालेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर चारों को, पांचों को सम कर देंगे। जीरो याद से करेगा क्योंकि x में जीरो भी तो हो सकता है ना, उन सबको सम कर देंगे। अगला सवाल, मेरा n था 20, n कितना था, और मैं आपसे कहता हूँ मुझे एटलीस्ट 4 चाहिए, 4 से लेकर 20 तक 4 निकालेंगे, 5, 6, 7, तो 2 घंटे में एक सवाल सॉल्व नहीं होगा। थोड़ी सी अकल यूज करें, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज यूज करें। अगर मैं x में जीरो डालूं, फिर 1 डालूं, फिर 2 डालूं, फिर 3 डालूं, 20 तक निकालूं, सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल के प्लस कर दूं, तो आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब है तमाम प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है, 1। और मुझे 4 अबव चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, जीरो निकालूंगा, 1 निकालूंगा, 2 निकालूंगा, 3 निकालूंगा, इन सबको सम कर दूंगा, ये q आ गया, और 1 माइनस क्यू कर दूंगा तो p आ जाएगा। तो जब एटलीस्ट 4 आएगा तो हम क्या करेंगे, जीरो निकालेंगे, 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी को सम करके 1 में से, क्योंकि हमें पता है कि हमें p चाहिए, तो अगर हम q निकाल लें और 1 माइनस क्यू कर दें तो p आ जाएगा ना। ये बात समझ में आ रही है। अभी कॉमन सेंस है, ये मैं आपको नहीं सिखा सकता। उल्टा करते हैं, मैंने आपको n दे दिया 40, n कितना दे दिया, और मेरा सवाल सुने, मेरा x है 12, सवाल कैसे सॉल्व होगा, तो x में सिर्फ 12 की वैल्यू डाल देंगे। आगे सुने, मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दे बिटवीन 5 to 7, तो पहले 5 निकालेंगे, फिर 6 निकालेंगे, फिर 7 निकालेंगे, तीनों को सम कर देंगे। n कितना था, 40। अब मेरा सवाल सुने, एटमोस्ट 3 चाहिए, मोस्ट 3, हाँ, 0 1 2 3। जीरो निकालेंगे, 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, ये बात समझ में आ गई, सबको सम कर देंगे। अब मेरा सवाल सुने, एटलीस्ट 3 चाहिए, प्लीज 3 0 1 और 2 क्यों हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 0 1 और 2 निकालेंगे, उसको सम करके 1 में से माइनस कर देंगे। जो जाहिल होगा वो क्या करेगा, 3 4 5 6 40 तक जाएगा। अच्छा, एक और एडवांस वर्जन बताऊं, मैंने आपसे कह दिया मुझे एटमोस्ट 38 चाहिए, एटमोस्ट 38 में 0 1 2 3 4 सब करना पड़ेगा, 30, 39 और 40। हाँ हाँ हाँ, आप 39 और 40 निकालें, ये क्यू आ गया, उसको 1 में से, क्योंकि नॉर्मली रट्टा मारा जाता है एटलीस्ट में से, 1 में से लेस होता है, एटलीस्ट में से नहीं होता, एटमोस्ट में से भी 1 में से लेस हो सकता है, डिपेंड करता है उसका एक्स क्या है। ठीक है, ये हमने सारा एडवांस वर्जन इसका सीख लिया। ठीक है, अब ये देखिए सामने क्लास, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, सामने देखिएगा। अब इसने सवाल क्या दिया है,
इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ये देखिएगा मजा आएगा ये सवाल करने में आपको। इसने पी की वैल्यू क्या दे दी है? 0.75। पी की वैल्यू कितनी दे दी है? तो क्यू क्या होगा? अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि हम जो अगले 4 टेस्ट करेंगे उसमें से एक भी सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है। एन कितना है? 4। टोटल टेस्ट कितने करा? 4। वो तो मिल गया। एन मुझे मिल गया, पी सॉरी एन मिल गया। पी कितना है? क्यू क्या होगा? एक्स क्या दे रहा है? 0। सवाल को सॉल्व करते ही देखें, एन की जगह 4 डाल दिया, एक्स की जगह पी क्या था? 0.75। 0.75 की पावर एक्स, क्यू क्या था? 0.25। और एन माइनस एक्स था, तो 4 का 4 आ जाएगा। तो ये सवाल कैसे सॉल्व हुआ समझ में आ गया। बी में क्या कह रहा है? नोन सामने देखें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 2। बाकी सब कुछ अब ये देखें, एन आपका 4 हो गया, एक्स क्या हो गया? 2। पी की पावर एक्स थी 2, क्यू की पावर भी हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अगला सवाल, अगला सवाल है एटलीस्ट 2। ये कैसे होगा? 0 की, 1 की और 2 की निकाल, फिर और फिर उसको sum और 1 में से लेस कर देंगे। ये भी ठीक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि टोटल है ही 4, टोटल तो एटलीस्ट 2 का है तो 2 3 4 निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें दोनों मेथड से किया हुआ है। आप इन तीनों को सम करके 1 में से लेस कर दें या उन दोनों के कैलकुलेट करके सम कर दें, क्योंकि टोटल है ही 4। उसने कहा कम से कम 2, तो 2 3 4 इन तीनों के निकाल के प्लस कर दें, या फिर 0 1 की निकालें। मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है? मैंने पहले 0 की निकाली और फिर दोनों को सम किया और 1 में से माइनस कर दिया। एटलीस्ट 2 है ना, 2 शामिल है, कम से कम 2, तो 2 भी शामिल हो गया ना, तो 0 1 निकालेंगे और उस दोनों को सम करके 1 में से लेस कर देंगे। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहे हैं एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, तो 0 निकालेंगे, 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, सबको सम कर देंगे। देखिए ये सवाल भी मैंने इसी तरीके से किया, 0 से निकाला, फिर 1 से निकाला, फिर 2 से निकाला, सम कर दिया। क्लियर हो गया? 4 का निकाल के 1 से माइनस। उसके बाद अगला सवाल क्या है? 1 2 3, 1 से 3 तक निकालेंगे। क्लियर हो गया? ये बायनॉमियल आ गया। तो बस बायनॉमियल में पी चाहिए था। देखिए सवाल में पी दिया हुआ था, 99% क्वेश्चन में पी। मैंने आपको ये भी सिखा दिया, पी नहीं दिया होता तो खुद से पी कैसे निकालते हैं, वो प्रीवियस कंसेप्ट यूज हो जाएगा। बायनॉमियल कैलकुलेट करना आ गया। अब मजे की बात है, ये तमाम चीजें हम टेबल से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम एक्सेल की फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं कि टेबल कैसे देखना है। और इसमें एक कंसेप्ट डिस्कस कर लें, कम्युलेटिव समझते हैं ना? कम्युलेटिव का मतलब पुराना सारा ऐड हो रहा है। चलें, ये जब हम टेबल देखेंगे ना, टेबल से पहले हम कम्युलेटिव को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद टेबल देखना सीख लेंगे। ये अभी कम्युलेटिव बता दूंगा आपको। माने आपने एक्स में 0 रखा, ये प्रोबेबिलिटी किसकी दे रहा है? 0 की। जब आपने एक्स में 1 रखा तो किसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा है? नहीं, सिर्फ 1 की। जब 2 रखा तो, जब 3 रखा तो, एक टेबल कम्युलेटिव का है। वो क्या कर रहा है? 1 के अंदर 0 1 दोनों को ऐड करके, 2 के अंदर 0 1 2 सबको ऐड कर दिया, 3 के अंदर 0 1 3 सबको ऐड कर दिया है। तो कम्युलेटिव का टेबल अलग है और सिंपल का टेबल। जब आप सिंपल का टेबल देखेंगे तो उसमें 2 में 2 की प्रोबेबिलिटी दी होगी, और जब कम्युलेटिव का टेबल देखेंगे तो 2 के अंदर 0 की भी दी हुई है, 1 की भी दी हुई है और 2 की भी ही। अब हमने डिस्कस कर लिया तो इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्योंकि 2 मिनट का रह गया बस। बाकी तो फिर हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो एक काम करते हैं, इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए। स्टूडेंट रिसोर्स मटेरियल, कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे स्टेट्स कोर्स, मैनुअल कैलकुलेशन थ्रू एक्सेल। यहाँ पे टेबल्स क्या होगा? टेबल्स एंड फॉर्मेट। जी आ गया। अब ये देखें, ये बायनॉमियल का टेबल दिख रहा है आपको? देखा है, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी टेबल। अब ये पूरा सवाल हमें सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़ती अगर मेरे पास ये टेबल गिवन होता। कैसे? ये देखें टेबल में क्या दिया हुआ है। अभी जो हम सारे सवाल सॉल्व कर रहे थे ना, हमारा एन कितना था? एन 4 था ना? ये देखें एन क्या हो गया? 4। आप एन के 4 पे आए, आपको पी कितना दिया हुआ था? 0.75। 0.7।
ये 0.75 का कॉलम आ गया। इसमें कह रहा है कि x जब आप 0 रखोगे तो आंसर ये आएगा, x1 रखोगे तो आंसर ये आएगा, x2 रखोगे तो आंसर ये। बात समझ में आ रही है? तो इसने सारे आंसर टेबल में, आपको डाइस वाला सवाल याद है, उसमें हमारा n8 था, याद आया? तो ये आ गया मेरा n8। डन। प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.5 आ गई, याद आया आपको? अब वो आप क्या कह रहे हैं, x0 रखोगे तो ये, 1 रखोगे तो ये, 2 रखोगे तो ये सारे आंसर इसने, आप इसको n बताएं, अपना x बताएं और p का कॉलम देख लें, इसने सारे राइट आंसर दे दिए। डन हो गया। इस टेबल का नुकसान क्या है? अब मैंने आपसे कहा कि मेरा n है 8, इस रो में आ जाऊंगा। मेरा p है 0.6, यहाँ पे आ जाऊंगा। अब मेरा सवाल सुने, मुझे चाहिए एटमोस 6, तो ये 0 की है, ये इन सबको क्या करेंगे? सम करेंगे। कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। अगर मेरे पास कम्युलेटिव का टेबल होता 6 का, तो उसके अंदर तो पुरानी सारी ऐड होती। तो इससे बेहतर ये है, हम कम्युलेटिव का, कहाँ गया बायनॉमियल कम्युलेटिव? ये टेबल है, कम्युलेटिव का टेबल देख लेते हैं। किताबों में कम्युलेटिव का टेबल दिया हुआ है, नॉर्मल टेबल क्यों नहीं दिया हुआ? इसकी लॉजिक समझ में आ गई होगी। कम्युलेटिव में फायदा क्या होता है? पुराना सारा ऐड होता है। अब ये देखिए, एन पे वापस आता हूँ। एन कितना था हमारा? 8 था ना? ये n8, और ये क्या है? पॉइंट। अब मैंने आपसे क्या मांगा था? एटमोस 6। तो एटमोस 6 की वैल्यू क्या है? 0.894। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे ना, तब भी 0.894 ही। तो बेहतर हम कौन सा टेबल देख लें? यहाँ पे एक सवाल बनता था, सवाल एग्जैक्ट होता तो फिर कम्युनिटी का टेबल अच्छा है। अच्छा क्यों? मुझे एग्जैक्ट 7 चाहिए या एग्जैक्ट 5 चाहिए। डन। इसने जो ये 6 का आंसर दिया हुआ है, इसमें पुराना सारा शामिल है? बोले 6 में से 5 का कम्युनिटी लेस कर दें। अगर 6 में से मैं 5 का कम्युनिटी लेस कर दूंगा तो 5 के प्रीवियस सारे डिलीट हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या बचा? सिर्फ 6। तो कम्युनिटी के टेबल में अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए ना, तो उसमें से प्रीवियस वाले को डेमो करके देखते हैं। यहाँ पे n8 है ना, प्रोबेबिलिटी 0.6 है। 4 की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.406। डन। और मुझे कम्युनिटी पे से देखने होते तो मैं क्या करता? ये 8 में से 4 में आ गया, ये 0.2, ये क्या है? 0.23 में से इसको प्रीवियस वाले को लेस कर दूंगा। जैसे आप इसको लेस करेंगे एग्जैक्ट आंसर, तो आप समझ में कम्युनिटी बेहतर क्यों है। कम्युनिटी इसलिए बेहतर है क्योंकि आपको एग्जैक्ट चाहिए, तो कम्युनिटी के टेबल में जाकर उसकी प्रीवियस वाली को लेस कर दें। तो अगर वो आपसे एटमोस मांग रहा है, तो उसके अंदर ऑलरेडी सारी शामिल है ही है। ये बात समझ में आ गई? अब मजे की बात ये है, ये हमने इसी वीडियो में कवर कर दिया है। दुनिया के सारे टेबल ऐसे ही देखे जाएंगे। पाइथन का टेबल भी। अब 2 मिनट के लिए मैं एज्यूम करता हूँ मैंने आपको पाइथन का फॉर्मूला नहीं सिखाया, टेबल देके मैं आपका सारी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, पाइथन की वीडियो, पाइथन हम 5 से 10 मिनट में सीख लेंगे। वजह जानते क्या है? हमने बायनॉमियल सीख लिया है, सारे रूल यही फॉलो होंगे, यही रूल कम्युनिटिव के। अब ये देखें, ये टेबल किसका दिया हुआ है, अगला देखते हैं। एक काम करते हैं, पाइथन भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं, एक ही वीडियो में बायनॉमियल पाइथन दोनों कवर हो जाएंगे। अब ये देखें, ये टेबल किसका दिया हुआ है? पाइथन टेबल। अच्छा, इस बायनॉमियल के आपको क्या क्या चाहिए था? एन और एन, पी और एक्स। ये देखें, ये पाइथन का टेबल दे दिया, ये ऊपर प्रोबेबिलिटी दे दी 0.5 0.6, और ये अगला टेबल किसका है? पाइथन के कम्युनिटिव का। क्लियर हो गया? अब फर्क ये है, पाइथन का फॉर्मूला डिफरेंट है। फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें उसी तरीके से यूज होगी। वो आसान है, उसमें बस आपको एक पैरामीटर चाहिए, वो है म्यू। क्या चाहिए? म्यू। डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक ही वीडियो में सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, पाइथन के अलग से वीडियो बनाएंगे, 45-50 मिनट्स की बनेगी। इसमें ही डिस्कस करेंगे, 5-10 मिनट में पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि पूरा प्रीवियस से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। टेस्ट कर जाते हैं, कहाँ गया पाइथन? इसकी भी कुछ शर्तें हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, पाइथन प्रोबेबिलिटी आ गया। पहली शर्त क्या है? अच्छा, पहले मैं इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ई की पावर लेमडा, लेमडा को हम कह देंगे म्यू। क्या कह देंगे? म्यू मतलब एवरेज। म्यू मतलब एक्स की वैल्यू तो मैं आपको पुट दूंगा ही दूंगा कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर हमें सिर्फ एक्स चाहिए और क्या चाहिए? म्यू। इसके अंदर एन और पी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे मीन चाहिए। मीन मिल गया, फॉर्मूले में पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे एज्यूम करते हैं, फिलहाल मेरा मीन है 10, तो यहाँ पे मीन में 10 आ जाएगा। और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ई की पावर में -10 आ जाएगा। तो फॉर्मूले में सिर्फ दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक मीन और दूसरा एक्स। म्यू एक्स एक ही बात है ना। इसको लेमडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेमडा। शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्या? ई तो कैलकुलेटर पे ई की एक्सपोनेंशियल है ना। ई कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल होता है ना। इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, पाइथन प्रोबेबिलिटी, इसकी कुछ शर्तें हैं, शर्तें मेंशन कर लेते हैं। पाइथन की पहली शर्त ये है कि आपको एक टाइम इंटरवल दिया जाएगा। क्या मतलब? मैंने आपसे कहा कि अगले 3 महीने में, अगले 3 महीने में टाइम इंटरवल दिया मैंने आपको। बोले, मैं कहूँ अगले 6 घंटे में टाइम इंटरवल दिया। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा 2 महीने के अंदर शराय फैसल में एवरेज एक्सीडेंट होते हैं 8। तो मीन कितना दे दिया है? 8। मैंने कहा 6 घंटे के अंदर जो एवरेज प्रोडक्ट खराब होती है वो होती है 4। तो मीन कितना दे दिया? अब मेरा सवाल सुने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 प्रोडक्ट खराब हो? तो अब एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? 2। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक भी प्रोडक्ट खराब ना हो? तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 खराब हो? सही है, तो इसका आंसर है 0 1। पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो सबको, तो वो एटलीस्ट एटमोस्ट की लॉजिक तो सेम है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी किसके नाम पे रखी गई है? सही है, उस बंदे का नाम भी पाइथन था। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगला पॉइंट क्या हमने एक बार डिस्कस कर ली थी, आप इसके अंदर टाइम इंटरवल जरूर मेंशन करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो वही हो गई, पहला क्या है? एक्स। उस टाइम इंटरवल के अंदर वो कितनी दफा अकर करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? हर अकरेंस क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरा क्या है? ईच इंटरवल में प्रोबेबिलिटी जो अकरेंस की वो सेम होनी चाहिए। क्या मतलब है? जो पहली की प्रोबेबिलिटी है वही दूसरे की होनी चाहिए, और आखिरी वही है कि मतलब कि आपके पास क्या होनी चाहिए? एवरेज मालूम होनी। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये लॉजिक हमें समझ में नहीं आएगी। ये प्रैक्टिस करके देख लेते हैं ताकि हमें लॉजिक समझ में आ जाए। वो बता रहा है कि एक नर्सरी है, उस नर्सरी के अंदर कितने प्लांट्स हैं जो एवरेज खराब हो जाते हैं? 4। और उसने साइकिल कितने का दे दिया है? 100 का। टाइम इंटरवल दे दिया, तो टाइम इंटरवल मेंशन करना जरूरी। बोले हाँ। और आपको ये भी पता है अगले पुल के खराब होने के चांसेस पुराने पुल पे डिपेंड तो करते नहीं, तो इवेंट भी इंडिपेंडेंट है। और एवरेज कितनी देती है? 4। अगला सवाल, अब वो सवाल पूछ रहा है कि एक भी रोज खराब नहीं होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या है और मीन की वैल्यू क्या है? अब ये देखेगा, फॉर्मूला देखेगा। ये ई की पावर -4, क्योंकि ई की पावर माइनस म्यू थी। उसके बाद म्यू की पावर एक्स, मीन 4 था ना, एक्स क्या था? 0। और डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 0 फैक्टोरियल आ गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि एक रोज खराब हो, म्यू की वैल्यू वही 4 है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब ये देखें, अगला फार्मूला सेम का सेम ही है, बस अब एक्स की जगह क्या यूज करेंगे? 1। उसमें अगले सवाल में क्या आ गया? <2, तो इसमें 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। अब ये देखें, ये 2 दफा सॉल्व होगा, एक दफा 0 के साथ, एक दफा। तो ये तमाम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली। और ये देखें आगे मैंने क्या लिखा है? CDF, कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन। पुरानी प्रोबेबिलिटीज को ऐड किए जा रहा हूँ। ये 0 की थी, ये 1 की थी, ये 2 की थी, ये इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है, और ये कम्युलेटिव है। ये पुरानी सारी ऐड होती जा रही है। क्लियर हो गया?
सिंपल है, बस दो बातें याद रखिएगा। एक तो टाइम इंटरवल दिया होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन पाइथन का, एक तो मीन दिया होगा और दूसरा टाइम इंटरवल दिया होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने आपसे कहा कि 6 घंटे के अंदर शराय फैसल में एवरेज एक्सीडेंट 3 होते हैं। डन, टाइम टेबल दे दिया, एवरेज बता दिया। अब आप मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दें क्या चांसेस है कि एक भी एक्सीडेंट, तो एक्स क्या रखेंगे 0, क्या चांसेस है 2 एक्सीडेंट हो, एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे, बाकी फॉर्मूला आपको ऑलरेडी। अब देखें ये सब मैंने मैनुअल कैलकुलेट किया है। अब एक काम करते हैं, मैंने पाइथन का क्या निकाल लिया, टेबल। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखिए लेफ्ट हैंड पे क्या दे दिया एक्स, और यहाँ पे इसने क्या दे दिया म्यू। ये लॉजिक क्लियर हो गई। अब आपने यहाँ पे म्यू कितना रखा हुआ था, देखते हैं स्लाइड के अंदर। यहाँ पे म्यू रखा हुआ है मैंने 4। डन हो गया, 4 पे आ जाए, ये म्यू 4 आ गया। एक्स क्या है 0, प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने यहाँ पे क्या निकाली हुई है 0 पॉइंट, ठीक है। एक्स के 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0 पॉइंट, हमने पूरा सॉल्व करने के बाद क्या निकाल लिया 0 पॉइंट। और हमने कहा था इस टेबल से ज्यादा बेहतर टेबल कौन सा है, कम्युलेटिव। तो हम एक काम करते हैं, पाइथन का कम्युलेटिव टेबल ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, ये आ गया 4, 4 में 1 की कम्युलेटिव कितनी है 0.0916। यहाँ पे देखें 1 की कम्युलेटिव कितनी 0.0916। आगे देखें इसकी 3 की कम्युलेटिव कितनी है 4 में, 3 की कम्युलेटिव है 0.4335। यहाँ पे आ जाए 0 पॉइंट, तो टेबल में सारे आंसर। और मुझे एग्जैक्ट 4 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 4 की कम्युलेटिव में से 3 की कम्युलेटिव माइनस कर दूंगा। आपको टेबल देखना आ गए, अब नोट करें, हमने बायनॉमियल सीखने में 1 घंटा लगाया, पाइथन सीखने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे। आगे हम नेगेटिव बायनॉमियल ज्योमेट्रिक जितना भी सीखेंगे 5-5 मिनट में हो जाएगा। क्यों, सेम लॉजिक एटलीस्ट की, सेम लॉजिक एटमोस्ट की, सब कुछ वही है, बस क्या चेंज होगा फॉर्मूलाज, और कंडीशन भी चेंज होती है। कैसे, बायनॉमियल की कंडीशन ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ एन होने चाहिए एन, और पाइथन की कंडीशन क्या थी, टाइम इंटरवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए। मजे की बात, पाइथन भी डिस्क्रीट है, मतलब पाइथन भी प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट वेरिएबल पे होता है, कंटिन्यूस पे। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट जो हम अगली वीडियो बनाएंगे वो ये कि टेबल्स के अंदर सब कुछ अवेलेबल नहीं है। कैसे, ये देखिए मैंने बायनॉमियल का कम्यूटेटिव टेबल निकाल दिया। आपने एक चीज शायद नोट नहीं की टेबल्स के अंदर, हाँ अब देखें प्रोबेबिलिटी 0.30 है, ये 0.032 होता तो क्या होता, ये तो टेबल नहीं बता रहा ना, 0.33 होता तो फिर क्या करते, तो इसका मतलब फिर मैं मैनुअल करना पड़ता। अब हम ये चीज एक्सेल में भी सीख लेंगे। एक्सेल में एक छोटा सा फंक्शन है जो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दे देगा, कम्युलेटिव भी, और एक्स की एक्चुअल वैल्यू भी बता देगा, एक्स का कम्युलेटिव भी बता देगा। ये सारी चीजें हमें एक्सेल बता देता है। उसकी वीडियो अलग से बना लेंगे एक्सेल की। पाइथन भी कैलकुलेट कर देगा, कम्युलेटिव सब कुछ हमें एक्सेल कैलकुलेट कर देता है, आर भी कैलकुलेट कर देता है। ये बायनॉमियल की टेबल देखना आ गए, एटलीस्ट एटमोस्ट वाला मसला क्लियर हो गया। ठीक है, x1 x2 ये सारी चीजें क्लियर है, कोई सवाल है। ठीक है होगा, ठीक है हो गया। तो वीडियो मैंने एंड कर दी।